Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we discuss some examples of rings. If Z, E, Q, R and C denote the set of integers, even integers, rationals, reals and complex numbers respectively, then the set of integers with usual addition and usual multiplication forms a commutative ring with unity and without zero divisors. यानी ये एक रिंग बनाएगा, कम्यूटेटिव रिंग बनेगा. कम्यूटेटिव क्यों? सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव का होल्ड करेगा, लिहाजा कम्यूटेटिव रिंग बन गया. विद यूनिटी, इसमें जो सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है उसके तहत इसमें वन एलिमेंट मौजूद है जो कि जिससे यूनिटी कहते हैं या यूनिट एलिमेंट कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं. और नेक्स्ट क्या है? एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यानी ऐसे कोई भी दो नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नहीं है जिनका जो खुद नॉन जीरो लेकिन प्रोडक्ट जीरो है. आई रिपीट, ऐसे कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स मौजूद नहीं है इंटीजर्स के अंदर जिनका प्रोडक्ट जीरो है. यानी प्रोडक्ट तभी जीरो आएगा कि पहला जीरो हो या दूसरा एलिमेंट क्या हो, जीरो. सो दिस सेट ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स. और अगर आपको याद हो तो यही एग्जांपल किसकी थी? इंटीग्रल डोमेन की. तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन भी है. नेक्स्ट, ये फील्ड नहीं बनेगा, ना ही स्क्यू फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि फील्ड या स्क्यू फील्ड में हमने पढ़ा था कि हर नॉन जीरो मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन. तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर अगर 2 एक नॉन जीरो इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 आता है जो कि यहाँ मौजूद नहीं है. इस तरह -3 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है -1/3 है. तो ऐसे कई सारे नॉन जीरो जो हैं वो मेंबर्स हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस मौजूद नहीं है. लिहाजा जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है जो कि इंटीग्रल डोमेन तो बनती है लेकिन ना ही वो फील्ड बनती है ना ही स्क्यू फील्ड बनती है. और स्क्यू फील्ड को डिवीजन रिंग भी कहते हैं. तो ना ये फील्ड है ना स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग, कुछ भी ये नहीं है. फिर आते हैं हम नेक्स्ट, इवन इंटीजर्स अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव रिंग बनाते हैं. और विदाउट यूनिटी, इसमें सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं होता जिसे हम 1 कहेंगे. और ये भी विदाउट जीरो डिवाइजर्स है. तो ये कम्यूटेटिव रिंग तो बन रहा है लेकिन विदाउट जीरो डिवाइजर है. यानी कोई भी ऐसे दो नॉन जीरो मेंबर मौजूद नहीं है जिनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो है. दूसरे अल्फाज में अगर प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें कम से कम एक मेंबर लाजमी जीरो होगा. इस तरह स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. लेट m be an arbitrary but fixed positive integer, then the set, इसमें मल्टीपल ऑफ x पढ़े हैं, क्लियर है, मल्टीपल ऑफ m पढ़े हैं, जबकि x क्या है आपके पास एक इंटीजर है. m कोई भी आर्बिट्ररी नंबर हम ले लिया, फॉर एग्जांपल m हम 3 लेते हैं तो इंटीजर्स को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे r के अंदर 3 के मल्टीपल आ जाएंगे. इस तरह अगर मैं m को -5 लेता हूँ तो r के अंदर क्या आ जाएंगे, -5 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे. तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, कम्यूटेटिव रिंग बनेगा. और यहाँ मैंने कहा विदाउट यूनिटी या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा बशर्ते m 1 ना हो. याद रहे, अगर मैं m को 1 पुट करता हूँ तो ये सेट क्या बन जाएगा, 1.x, x इंटीजर है यानी r क्या बन जाएगा, r में x बन जाएगा, x का इंटीजर है यानी r और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे. अगर r और x सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सेम पाए जाते हैं तो फिर ये हमारे पास केस बन जाएगा, ये जो r है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल हो जाएगा. तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल बन जाएगी. तो फिर आप देखेंगे कि ये भी एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है और विदाउट जीरो डिवाइजर है. अगर m को मैं 1 के अलावा कोई एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ तो या कुछ भी लेता हूँ m 1 के अलावा, तो फिर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग बनेगा. यानी सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा और ये विदाउट यूनिटी होगा, उसमें 1 शामिल नहीं होगा और विदाउट जीरो डिवाइजर होगा. क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन. तो होप ये एग्जांपल आपको क्लियर है. और नेक्स्ट हमारे पास का एग्जांपल है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल multiplication. Same is the case for both are real numbers and complex numbers. These all are fields. कि आप देख सकते हो कि ये फील्ड क्यों है, ये फील्ड क्यों है, ये फील्ड क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑपरेशन के तहत अभी ग्रुप बना रहे हैं. सेकंड ऑपरेशन के तहत ये तीनों जो सेट हैं
इनमें से अगर एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो हटा दिया जाए तो ये भी अबेलियन ग्रुप बनाते हैं रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। और ये जो सेकंड ऑपरेशन है इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, इन तीनों अलजेब्राइक सिस्टम्स के अंदर जो सेकंड ऑपरेशन है वो फर्स्ट पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन तीनों पर होल्ड करते हैं, खा वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो खा वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने फिलहाल 4 एग्जाम्पलें लिखी हैं रिंग्स की, जिसमें हमने ये देखा कि कब जो है वो रिंग इंटीग्रल डोमेन बन रहा है, कब जो है रिंग जो है कम्यूटेटिव रिंग बन रहा है, कब जो है रिंग जो है फील्ड बन रहा है, ये सारे हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं रिंग्स की जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसको उस साइड पे हम अब जाएंगे, इनकी मजीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। Dear students, now we have some more examples of rings. Let Zi be the set of all Gaussian integers. Gaussian integers कौन से होते हैं? जो इस नस्ल के हों, इस टाइप के हों, a plus iota b, where a और b क्या होना चाहिए? Integers होने चाहिए, like 3 plus 4 iota वगैरह वगैरह। याद रहे ये जो रियल पार्ट है वो भी इंटीजर होना चाहिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है b यहाँ पे वो 4 है वो भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, सो इस टाइप के नंबर्स को क्या कहते हैं? Gaussian इंटीजर कहते हैं। सो द सेट Zi of all Gaussian integers, that is the complex numbers of the form a plus iota b, where a and b are integers. ओके, इस तरह जो सेट ऑफ ऑल Gaussian integers है वो अंडर यूलर एडिशन और अंडर यूलर मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव रिंग बनाते हैं। यानी अगर आप सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव लॉ इसका चेक करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक है आपके पास एक Gaussian इंटीजर x है जिसकी वैल्यू से एक आपके पास x इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 है, और y आपके पास दूसरा Gaussian इंटीजर है जो कि a2 प्लस आयोटा b2 है, तो x डॉट y इक्वल टू y डॉट x आ गया। इन सेकंड ऑपरेशन की तरह ये कम्यूट करेगा। एक तो ये है कि रिंग भी है और उसमें सेकंड ऑपरेशन के साथ कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। विद यूनिटी एलिमेंट, विद यूनिटी या आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा? इसमें 1 को लिखोगे 1 प्लस 0 आयोटा, ये इसका जो है यूनिटी एलिमेंट आ गया। और विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर का ये मीनिंग है कि आप कोई भी अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेते हो और वो जीरो होता है, वो तभी पॉसिबल है कि दोनों में कम से कम एक लाजमी जीरो हो। तो ये जो Gaussian इंटीजर्स का जो रिंग है ये कम्यूटेटिव भी है, हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि मैंने लिख दी है 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आइटा, एंड फर्दर इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। नेक्स्ट आते हैं कि फील्ड नहीं बनता। आपको पता है स्टूडेंट्स के फील्ड बनने के लिए ये था कि कोई भी रिंग फील्ड कब होता है? हमने कल दो तरह से उसको पढ़ा था। एक तो ये था कि फर्स्ट ऑपरेशन के तहत वो अबेलियन ग्रुप हो, सेकंड ऑपरेशन के तहत भी अबेलियन ग्रुप हो, लेकिन उसमें से आपने जो जीरो ऑफ द रिंग है वो माइनस करें तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सेकंड ऑपरेशन के तहत अबेलियन ग्रुप बनाएं। और थर्ड की प्रॉपर्टी थी कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। तो इस तरह अगर ये इसे मैं चेक करना चाहूँ कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो बाकी जो सेकंड ऑपरेशन के तहत आपके पास जो आर है उसको अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इट मीन हर नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी तो सेकंड ऑपरेशन के तहत इसके अंदर है। अब हम चेक करते हैं कि आया ये सेकंड ऑपरेशन के तहत अबेलियन ग्रुप बनाता है नहीं बनाता। तो कम्यूटेटिविटी भी हो गई सेकंड ऑपरेशन के तहत, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। अब देखते हैं कि क्या इसके हर नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, देखते हैं। सपोज किया ये इसका कोई नॉन जीरो मेंबर मैंने ले लिया, इसको आप x इक्वल भी रख सकते थे, वेयर x इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एंड a b क्या है? इंटीजर्स है। ओके, अब मैं इसके इनवर्स निकालना चाह रहा हूं, चूंकि नॉन जीरो मेंबर है तो इसका मैं इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूं। और ये आपको पता है कि आयोटा है डिनोमिनेटर में, तो उसको मैंने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, व्हिच आफ्टर सिंप्लीफिकेशन गिव अस ये जो इसका इनवर्स है वो ये आ गया। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो इनवर्स निकला ये दोबारा मेंबर इसका लाजमी नहीं कि आए। उसकी वजह ये है कि ये इंटीजर था, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये जो फ्रैक्शन आगे लाजमी नहीं है कि ये इंटीजर हो। सेम इज द केस विद दिस फ्रैक्शन कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर्स के स्केयर्स हैं, तो लाजमी नहीं कि ये जो फ्रैक्शन है ये इंटीजर है। अगर ये फ्रैक्शन हर दफा इंटीजर आए
तो फिर ये जो इनवर्स है वो भी इसी सेट से बिलोंग कर जाएगा, तो फिर ये फील्ड बन जाता। चूंकि लाजमी है कि ये आपके पास गॉसियन इंटीजर आए, यानी ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये चूंकि इंटीजर नहीं आ रहे, लाजमी है कि इंटीजर आए, लाजमी नहीं कि इंटीजर आए, तो पॉसिबिलिटी है कि इंटीजर ना आए, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसका इनवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इसी सेट के अंदर नहीं है। चूंकि इसका इनवर्स इस सेट के अंदर नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस गॉसियन इंटीजर्स का जो सेट है उसमें नॉन जीरो मेंबर के इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, तो लिहाजा ये फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, चूंकि फील्ड के लिए जरूरी था कि वो सेकंड ऑपरेशन के तहत भी अगेन ग्रुप बनाए, तो चूंकि यहाँ इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ना ग्रुप बनेगा और ना ही बिन ग्रुप बनेगा। एनीहाउ, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द सेट M ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, यानी सारे जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं हाउ एंट्रीज जो हैं इनकी having their elements as integers or rational or real or complex, तो ये भी जो set of all square matrices है जिसमें जो उनकी एंट्रीज हैं खा वो रियल हो, रैशनल हो, कम्प्लेक्स हो, ये या आपके पास इंटीजर्स हो, तो ये भी आपके पास अंडर जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन के तहत एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा, और इसमें यूनिटी एलिमेंट भी होगा, इसमें यूनिटी भी होगा या यूनिट एलिमेंट भी होगा। नॉन कम्यूटेटिव क्यों है? क्योंकि आमतौर पर मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो सेकंड ऑपरेशन के तहत यहाँ जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, जैसे ही नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनेगा। ये रिंग तो बनेगा ही, लेकिन नॉन कम्यूटेटिव है क्योंकि मैट्रिक्स में आमतौर पर या फंक्शंस में आमतौर पर जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ओके, और उसमें हमने यहाँ लिखा कि इसमें सेकंड ऑपरेशन के तहत मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, तो वो यहाँ क्या होगी ये भी हम लिख देते हैं। यहाँ अगर मैं 2 + 2 का मैट्रिक्स लेता हूँ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी होगी, और अगर मैं 3 + 3 के मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास, आप इससे फैमिलियर हो स्टूडेंट्स, आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में चीज पढ़ी हुई है। आल्सो M इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या है कि also M is with zero divisors। M क्यों with zero divisor कि अगर मैं नॉन जीरो 2 एलिमेंट लेता हूं तो प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ सकता है। तो देखते हैं इसको। सपोज मेरे पास M जो है वो 2 × 2 जो है 2 × 2 मैट्रिक्स का सेट है, और मैं M के 2 मेंबर ले लिए, ये रिंग तो बना रहा है, चूंकि n × n बना रहा है तो 2 × 2 भी बनाएगा। तो मैंने 2 × 2 के 2 एलिमेंट ले लिए, इस सेट में सारे 2 × 2 अगर मैट्रिक्स पड़े हुए हैं तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए A और B M के। A क्या है 1 1 1 1, और जो कि एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, जिसको 0 से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। B मैंने ले लिया -1 -1 1 1, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 0 के बराबर नहीं है, जिसको हम आमतौर पर 0 से लिखते हैं। बट इनका जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -1 + 1 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करें 1 1, सॉरी ये -1 है, ये -1 है, ये लिखा हुआ है -1। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो वो तो 0 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 + 1 0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। विद में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी रिंग विद जीरो डिवाइजर कब होता है, जब आप इसके 2 नॉन जीरो मेंबर्स लो, उनका प्रोडक्ट 0 आ जाए। जबकि विदाउट जीरो डिवाइजर में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट अगर 0 है वो तभी पॉसिबल है कि उनमें उन 2 मेंबर्स में कम से कम एक लाजमी 0, यानी A.B अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज के either A = 0 or B = 0, both become 0। सो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल्स आपको क्लियर होगी। अब हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मजीद एग्जांपल्स करते हैं। लेट आर में सारे 2 × 2 मैट्रिसेस है, और इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 है, और यहाँ कोई भी रियल नंबर्स आ सकते हैं A और B की जगह, ऑब्वियसली 0 भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम 0 है और सेकंड कॉलम में कोई भी रियल नंबर्स आ सकते हैं। देन ये एक हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, यानी रिंग भी बनेगा और सेकंड ऑपरेशन के तहत उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। जैसे इससे पहले एग्जांपल्स में हमने किया था कि जो मैट्रिसेस हैं या जो फंक्शंस हैं उनमें आमतौर पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। विदाउट यूनिटी, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स की जो आइडेंटिटी होती है या यूनिटी होती है वो किस टाइप की होती है, 1 0 0 1।
तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम चूंकि 0 है और यहाँ आइडेंटिटी होने के लिए जो फर्स्ट कॉलम है वो उसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ आपके पास फर्स्ट कॉलम सारा 0 है तो लिहाजा ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। एंड विद जीरो डिवाइजर्स, यानी जैसे इससे पहले एग्जांपल में हमने किया कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लेके उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ सकता है। तो ये विद जीरो डिवाइजर एक हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन नहीं है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल दैट आर में 2x2 मैट्रिक्स हैं। यहाँ आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये उनके कंजुगेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ए आपके पास x प्लस आयोटा y है तो b आपका u प्लस आयोटा v है। तो यहाँ ये जो बार है कंजुगेट को ज़ाहिर कर रहा है। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स के अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z कंजुगेट क्या होता है x माइनस आयोटा y। कंजुगेट जो है वो आयोटा का साइन चेंज कर देता है। ओके, आयोटा के जो कोएफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज कर देता है। एनीहाउ देन दिस इज नॉन कम्यूटेटिव है क्योंकि अगेन मैट्रिक्स हैं तो एक रिंग बनेगा, दूसरा नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनेगा। सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा 1 0 0 1 क्योंकि 1 इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा और 0 को आप लिख सकते हो 0 प्लस 0 आयोटा, उसका कंजुगेट भी यही आएगा। इसी तरह ये 1 का कंजुगेट 1 ही है क्योंकि 1 रियल नंबर है और रियल नंबर का जो कंजुगेट होता है वो उसी रियल नंबर के इक्वल आता है। एनीहाउ अब चूंकि ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर आ गया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस रिंग के अंदर हर नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ताकि देख सके ये स्क्यू फील्ड बनती है या फील्ड बनती है। चूंकि नॉन कम्यूटेटिव है तो आपके पास ये फील्ड तो नहीं बन सकती। अब आते हैं स्क्यू फील्ड की जानिब। तो स्क्यू फील्ड में हमने ये पढ़ा था कि फील्ड और स्क्यू फील्ड में ज्यादातर डिफरेंस ही कम्यूटेटिविटी का है कि फील्ड कम्यूटेटिव होती है, स्क्यू फील्ड नॉन कम्यूटेटिव होती है और दोनों के अंदर नॉन जीरो मेंबर के इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। सो पहले चेक करते हैं कि यहाँ इस सेट का जो कि नॉन कम्यूटेटिव रिंग बन रहा है इसके नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये मैंने इसका एक मेंबर ले लिया, नॉन जीरो मेंबर ले लिया। फिर ये नॉन जीरो तब होगा ये मेंबर जब सारे एक्स वाई जेड एट अ टाइम सारे जीरो ना हो। अगर ये सारे जीरो हो जाते हैं तो फिर ये जीरो ये जीरो ये जीरो सारी एंट्रीज जीरो आ जाती हैं तो ये जो मैट्रिक्स ए ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा और नल मैट्रिक्स से फिर हम इनवर्स नहीं निकाल सकेंगे। सो मैंने इसका क्या लिया नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया आर का और यहाँ क्या कहा कि सारे जो हैं जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो सारे एट अ टाइम जीरो नहीं है, तभी ये ए जो है ये नॉन जीरो मेंबर होगा। अब हमें पता है इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मैंने डायरेक्ट निकाले हैं। एडजॉइंट आपको पता है स्टूडेंट कैसे निकालते हैं और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्ट आप इसको निकाल लेना, यही चीज आएगी। क्लियर? आई हैव रिटन हियर डायरेक्टली इन ऑर्डर टू सेव माय टाइम। सो आप देख सकते हो कि ये इन दोनों का आपस में क्या है, जैसे ये ए है ये इसका कंजुगेट है, आप इसका कंजुगेट लो ये चीज आएगी, ठीक है, और इसका कंजुगेट लो साथ माइनस लगाओ तो ये चीज आएगी। आई रिपीट, ये ए है, ये कंजुगेट ऑफ ए है, ये बी है, ये माइनस कंजुगेट ऑफ बी है। तो ये अगेन किसका मेंबर आ गया, आर का आ गया। इट मीन जो इनवर्स आर है ए का वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो मेंबर है किसका, आर का। तो हम कह सकते हैं कि आर का हर नॉन जीरो मेंबर, आर के हर नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, ए नॉट इक्वल टू 0 मेंबर ऑफ आर गिव अस ए इनवर्स मेंबर ऑफ आर। सो हम कह सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो मेंबर ऑफ आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चूंकि अब हर नॉन जीरो मेंबर का इनवर्स भी मौजूद है, आर नॉन कम्यूटेटिव रिंग भी है, विद यूनिटी भी है, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये आपके पास स्क्यू फील्ड है, फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटेटिविटी के लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग की थी आपको ये क्लियर होगी। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जो फील्ड नहीं है बट क्या है, स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग है।